हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और ये हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं, जिसमें से हमने आपका 15 अक्टूबर का कल पहली शिफ्ट का किया था पेपर जीएस का। आज हम सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे, क्योंकि जीएस में आपके लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो इसलिए एक क्लास में एक ही शिफ्ट का हो पा रहा है। बाकी हिंदी हमने करा दी है, तो आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि 2021 में जो हिंदी का पेपर हुआ था और 2022 में जितने भी हुए थे सारे एक ही में हमने करा दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। और जीएस में क्वेश्चन अधिक होने की वजह से एक एक वीडियो लानी पड़ रही है, ठीक है, नहीं तो समय ज़्यादा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेपर है 15 अक्टूबर 2022 का, सेकंड शिफ्ट का। पहली शिफ्ट का हमने कल कर लिया था, उसको देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके। और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आप अगर किसी भी यूपीट्रिपलएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी दे रहे हैं, तो प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। ओके, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या है? 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू करने का कारण क्या था? तो पहला दिया है इनमें से कोई नहीं। दूसरा दिया है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। फिर तीसरा है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च और लोगों को पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। तो इसमें आपका दूसरा बी वाला ऑप्शन सही होगा कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना चाहा था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का परिणाम था? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित करना। फिर अगला है अंग्रेजों ने भारत के लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया था। जमींदारों की रक्षा नीतियों को समाप्त कर दिया गया था, या अंग्रेजों ने फैसला किया था कि भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। तो 1857 का जो परिणाम था, परिणाम पूछा गया है, तो परिणाम क्या था कि कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, ये परिणाम था। बाकी ये तो कारण था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, तो ये आपका कैस्पियन सागर है। क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान तथा कजाकिस्तान से लगती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। याद रखिएगा, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है ये। और बैकाल झील जो है रूस में स्थित है, जो सबसे गहरी झील है। तो आपको क्या जानना है? आपको ये जानना है कि विश्व में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। अगर पूछा जाए बैकाल झील, तो सबसे गहरी झील है। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं प्रथम भारतीय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को निम्नलिखित से अलग कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा, मार्लेमेंटो सुधार, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से बर्मा को अलग। बर्मा का देखिए, बर्मा ये पुराना नाम है, नया नाम इसका म्यांमार है, याद रखिएगा। ठीक है, म्यांमार इसका नया नाम है, पुराना नाम बर्मा है, उस समय बर्मा कहा जाता था। तो हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, ये 1935 के एक्ट के अनुसार बताया जा रहा है। और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध प्रणाली स्थापित की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। और फिर क्या दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं, और दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को नेहरू जी ने कहा था। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर अगला हमारा कि भारत ब्रिटिश नियंत्रण को मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो इसमें स्टार लगा हुआ है आंसर में, देख लेते हैं कि बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो गदर पार्टी के सदस्य थे, जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। इन्होंने जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल पार्टी का गठन किया। तो उन्होंने क्या कहा, किसने किया है? मेजर आईवाची ने किया था। किसके साथ? कैप्टन मोहन के साथ मिलकर। तो इनमें से कोई नहीं है। वैसे बहुत सारे लोगों ने ये लगा दिया होगा सुभाष चंद्र बोस को, देख लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है,
फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित सागौन के जंगल भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं। सागौन के जंगल भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सागौन के जंगल जो है भारत में ये मध्य प्रदेश साइड में पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जंगल भी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे डिटेल इसका देख लेते हैं कि सागौन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सागौन जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कुछ था यहाँ पे मिटा हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा। क्या कहा गया कि सामान्य वर्षा में अचानक दिनों में वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इसे मानसून का क्या कहा जाता है। तो इसे मानसून का प्रस्फोट यानी फटना कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है, तो इस घटना को मानसून का प्रस्फोट या फटना कहते हैं। ठीक है, ध्यातव्य है कि मानसूनी शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला, जिसका अर्थ मौसम होता है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि GMT का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम होगा इसका पूर्ण रूप। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। प्रति 1000 पर क्या पूछा गया है कि प्रति 1000 पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम जानते हैं इसे क्रूड जन्म दर यानी कि अशोधित जन्म दर, ये चीज़ें होती हैं। फिर आगे देखते हैं 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। इसमें कौन सी PM थी बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष के रूप में फिर से पढ़ते हैं। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। क्या परमाणु ऊर्जा उत्पादन में आरक्षित है। क्या दिया है 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार द्वारा तीन क्षेत्र ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। परिवहन, रेलवे, परमाणु उत्पादन और परमाणु खनिजों का खनन। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, फिर आगे है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य, खनन आदि शामिल हैं। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल चुना गया था। तो ये पंजाब को चुना गया था। हरित क्रांति का आरंभ स्थल जो है पंजाब को चुना गया था। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 19। इसमें क्या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंधन और स्वतंत्रता। और 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में संप्रदाय की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। आगे हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में नया DPSP नीति निर्देशक तत्व कौन सा जोड़ा गया है। तो इसको बताइए। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा जोड़ा गया है कि मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसरों की असमानता को कम करने के लिए राज्य की आवश्यकता। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फिर आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। कौन सा मौलिक कर्तव्य है, सभी दिया है। पहले सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, यानी कि सभी यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य आपके पूरे 11 है, पहले 10 थे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में समान तत्व हैं। सभी अम्लों में समान तत्व हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्होंने इसे लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का होता है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन जो है आपका पाया जाता है। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नॉनस्टिक खाना पकाने से बर्तन, मतलब नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं।
तो नॉनस्टिक खाना बनाने के बर्तन जो है आपके ये टेफ्लॉन से लेपित होते हैं, याद रखिएगा टेफ्लॉन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये साइंस का क्वेश्चन है, पूछा गया है। टेफ्लॉन से लेपित होते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद के कार्य क्या है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद के कार्य क्या है? तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना क्या है? संसद का कार्य है, याद रखिएगा इसको भी। फिर आगे हम देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि सहकारिता आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, केंद्र व राज्य संबंध से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से। तो ये संबंधित राज्य और केंद्र के संबंध से। प्रकाश वर्ष का एक माप है, क्या है? प्रकाश वर्ष क्या माप है? तारकीय दूरी, इसमें से दूरी नापते हैं प्रकाश वर्ष से। ठीक है, अब ये तो आपका मैथ का है क्वेश्चन। हाँ, फिर है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा, अवधि से, केवल प्रकाश की गुणवत्ता से, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से। तो ये तीनों से जो है प्रभावित होता है, याद रखिएगा इसको। फिर आगे हम देखते हैं, ये हमारा हो गया। फिर आगे हमारा क्वेश्चन ये आता है आपका कि ये देखिए यहाँ का करंट अफेयर्स हम लोग के आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 का ही पेपर है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो भारत और नेपाल के बीच जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। कौन सा? भारत पर्यटक ट्रेन। कहाँ कहाँ के बीच चली थी? भारत और नेपाल के बीच, याद रखिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी का निर्माण करने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश में 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी थी? तो ये नेपाल में दी है भारत ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। चलिए, इधर आपका क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की थी? तो कर्नाटक हो जाएगा इसमें सही। काशी यात्रा का सब्सिडी योजना कर्नाटक में शुरू की थी। फिर आगे क्वेश्चन है कि जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? क्या है कि जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी की घोषणा की है? तो इसमें हम देखते हैं क्या आंसर सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर क्या है? 49 है। फ्रांस है, इटली है, यूके है। कहाँ पे देखते हैं? फ्रांस, इटली, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि यूके में। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि कंपनी ने हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? क्वेश्चन पूछा गया है आपका, नारी का नमन योजना किसने शुरू की थी? नारी का नमन हिमाचल प्रदेश ने शुरू की थी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें करंट नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि 2022 का ही पेपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? तो ये किया था वाराणसी में, याद रखिएगा, वाराणसी में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्थान ने इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है? तो रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसमें क्या है? हरियाणा है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये ऐसी योजना बनाने का योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा इसको भी। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के जो है कितने राज्य करते हैं? 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ऐसे हो यहाँ पे है बांग्लादेश आपका, यहीं से पश्चिम बंगाल आ जाता है, असम आ जाता है, मेघालय, त्रिपुरा, सारी चीज़ें यहीं आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा है ज़्लॉटी। ठीक है,
पोलैंड की मुद्रा क्या है? जलाटी मुद्रा है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है, 59। फिर आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ठीक है, लोकसभा को स्थगन करने की शक्ति किसके पास है? तो हम बात करेंगे एक लोकसभा का स्थगन करने की शक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, तो इस पर टिक लगा दीजिए आप, लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। फिर आगे हम बात करेंगे वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ पर है? तो इनका मकबरा है आपका केरल, कोच्चि केरल में, ठीक है, कोच्चि केरल में है, याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन मिटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम की रचना है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है, तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सभी यानी कि सभी है इसमें परिवर्तन का कारण है इसका, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, ये मैथ्स आ गया। हाँ, जजिया कर जो फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था जिसने दोबारा फिर से जजिया कर लगा दिया था? तो दोबारा से जजिया कर लगाने वाला औरंगजेब था। देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि जजिया कर किसने लगाया था, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम आया था तो उसने जजिया कर लगाया था, लेकिन उसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, ठीक है, उसने ब्राह्मणों और विधवाओं पर ये कर नहीं लगाया था, सिर्फ हिंदुओं पर लगाया था, वो ब्राह्मणों को छोड़ के लोगों पर लगाया था। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे, ओके, ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भी जजिया कर प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण, एक मिनट, शायद क्वेश्चन आपका मिसिंग है क्या, एक मिनट रुकिएगा, ये तो हमने देख लिया 65, ओके, चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से माना जाता है? तो रेलवे जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए माना जाता है। ये डलहौजी के समय में रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार चली थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच दूरी थी 34 किलोमीटर, सन 1953 में 16 अप्रैल को, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर बात करेंगे पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र की कथाएं जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये पूछी जाती है बार बार। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश कैसे दिया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरसेन थे? तो हरसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये लगभग क्वेश्चन सारे हो गए आपके। तो ये जो है आपका क्या था, प्रारंभिक हर्थपेट जो परीक्षा तिथि क्या थी आपकी, ये 15/10/2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर था। अब हम इसके बाद आपका 15 का 16 का भी पेपर हुआ था, 16 का दोनों पेपर लेके आएंगे, और फिर जो 2021 में आपका पेपर हुआ था उसको भी लेके आएंगे। 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था 2021 में पहली और दूसरी शिफ्ट में, सारे पेपर करा देंगे। उसके बाद सीक्वेंस में एक एक पेपर उठाएंगे और आपका रीजनिंग, हिंदी और जीएस लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।